तीन वार्निंग साइंस और तीनों एकदम रेड है इस वक्त 2026 में। S&P 500 की जो वैल्यूएशन लेवल अभी है ना, ये पिछले 155 साल में सिर्फ 3 बार हुई है, सिर्फ 3 बार। और हर एक बार पता है आपको क्या हुआ है? मार्केट क्रैश करी है बुरी तरीके से हर एक बार। अब मैं जो वीडियो है आपको डराने के लिए नहीं बना रहा हूं, मैं आपको बस इन्फॉर्म करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। बिकॉज अगर आपको ये पता होगा कि क्या हो सकता है 2026 में, तो शायद अपने पोर्टफोलियो को आप पोजीशन कर लोगे इस तरीके से कि ना ही सिर्फ आप अपने आप को सर्वाइव कर पाओ बल्कि प्रॉफिट भी कर सकते हो। तो प्लीज वीडियो जरूर एंड तक देखना। अगर आप आधी थोड़ी वीडियो देखोगे तो पैनिक करके पक्का कोई गलत डिसीजन ले लोगे। वीडियो के एंड तक मैं ये भी रिवील करूंगा मैं अपने खुद के पैसे कहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूं 2026 में, और एग्जैक्टली अगर आपको लॉजिकल लगे तो आप भी कर सकते हो। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, मेरा नाम दिलनवाज वारसी है और मैं सिर्फ उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूं जहां पे मैं अपने खुद के पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं। मैं अपने आप को थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूट्यूबर बोलता हूं, मैं सिर्फ ज्ञान के लिए वीडियोस नहीं बनाता हूं। लास्ट ईयर की अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे मेरे चैनल पे, तो मेजरली मैं 4 चीजों के बारे में बात कर रहा था। सिल्वर के बारे में, गोल्ड के बारे में, यूएस मार्केट और चाइना मार्केट। और गोल्ड ने रिटर्न दिया है 70-80% का एक साल में, सिल्वर ने ऑलमोस्ट 150-200% का, चाइना मार्केट ने करीब 40% का और यूएस ने भी अराउंड 70-80% का। तो अगर आप सब्सक्राइब होगे, मोस्ट प्रोबेबली आपको सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसको यूज करके आप बेटर डिसीजन ले सकते हो। तो शायद अगर आपको सही लगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर यकीन ना हो तो मेरी सारी पुरानी वीडियोस चेक कर लो, आपको सही टाइम पे वो वीडियो दिख जाएंगी जब मैंने इनकी प्रेडिक्शन करी थी लास्ट ईयर। और अब वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं पहली मैट्रिक के साथ, जिसको वॉरेन बफेट ने खुद बोला था प्रोबेबली द बेस्ट सिंगल मेजर ऑफ वेयर वैल्यूएशन स्टैंड। इसको बोलते हैं द बफेट इंडिकेटर। ये बेसिकली कंपेयर ये करता है यूएस की टोटल मार्केट वैल्यू जीडीपी के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपेयर करने के लिए। एज ऑफ नाउ बफेट इंडिकेटर की वैल्यू है 223%, ठीक है, 223%। अब इसका मतलब क्या है? 2001 में वॉरेन बफेट ने खुद बोला था कि एनीथिंग अबव 120% इज बेसिकली ओवर वैल्यूड। मतलब अगर मार्केट 120% से ऊपर है बफेट इंडिकेटर, तो बेसिकली मार्केट ओवर वैल्यूड है। हम हैं 223% पे, डबल डेंजर पे, लिटरली डबल डेंजर पे। अब आप ये आर्टिकल देखो, द बफेट इंडिकेटर इज हिटिंग अ लेवल सीन ओनली 3 टाइम्स इन द पास्ट 60 ईयर्स। इसका मतलब समझ रहे हो आप? पिछले 60 साल में सिर्फ 3 बार ये वैल्यूएशन हिट हुए हैं। और पता है तीनों बार कब कब हुए हैं? पहली बार हुआ था 1929 में, उस टाइम आया था ग्रेट डिप्रेशन, मार्केट क्रैश कर गई थी 60, 70, 80%। दूसरी बार 2000 में जब .com बबल बर्स्ट हुआ था, मार्केट तब भी क्रैश करी थी 60, 70, 80%। और तीसरी बार 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस टाइम भी मार्केट क्रैश कर गई थी 30-40%। पॉइंट ये है, जब भी ये बफेट इंडिकेटर हिट करता है, मार्केट इतनी स्ट्रेस्ड होती है और ओवर वैल्यूड होती है, उसके कुछ टाइम के बाद एक क्रैश, बहुत बड़ा क्रैश जरूर आता है, बिकॉज वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेस्ड होती हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, क्या इसका मतलब यह है कि क्रैश कल आने वाला है, अगले महीने आने वाला है? मे बी येस, मे बी नो, किसी को नहीं पता। बस एक बात सर्टेनली आप जान सकते हो, जो हिस्ट्री बताती है कि जब भी वैल्यूएशंस इतनी स्ट्रेस्ड होते हैं, उसके बाद क्रैश जरूर आता है। कई बार मार्केट बहुत टाइम तक ओवर वैल्यूड रह सकती है। अभी आप देख रहे होगे सिल्वर की रैली और रैलीज, दुनिया भर की आप रैलीज देखते हो, को आपको लगता है कि यार ये ओवर वैल्यूड है, पर कोई बात नहीं, और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। तो हाँ, एट टाइम्स मार्केट में चीजें ओवर वैल्यूड बहुत टाइम तक रहती हैं और उसके बाद जाके क्रैश आता है। इनफैक्ट अगर 2000 की बात भी करूं, जब 2000 में क्रैश आया था, तो उससे पहले भी 4 साल तक मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रांग और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रही थी, उसके बाद इवेंचुअली क्रैश आ गया था। अब इसका मतलब क्या है? आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि जब क्रैश आएगा, और जब भी आए वो आपका पोर्टफोलियो उसके लिए रेडी होना चाहिए। तो ये हो गया पहला वार्निंग इंडिकेटर। अब आते हैं सेकंड पे। अब आपको दिखाता हूं इससे भी ज्यादा अलार्मिंग चीज, इसको बोलते हैं शिलर केप रेशो। इस टाइम इसकी वैल्यू है 39.8। ये मेजर क्या करता है? ये बेसिकली मेजर करता है अभी के स्टॉक प्राइसेस कंपेयर्ड विद लास्ट 10 ईयर्स की जो अर्निंग्स होती हैं एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। पता है लॉन्ग टर्म इसका एवरेज कितना है? 17.3। अभी हम कहां पे हैं? 39.8 पे। 2.3 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंसिव है, 2.3 टाइम्स। अब आप इसके लिए ये आर्टिकल देखो, ये बोलता है द स्टॉक मार्केट साउंड्स एन अलार्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 years. Here's what history says the S&P 500 will do in 2026. अब बेसिकली मैं आपको बताने क्या चाह रहा हूं? बताना ये चाह रहा हूं कि जो ये शिलर केप रेशो इस टाइम वैल्यूएशन है इतनी एक्सपेंसिव, ये जब लास्ट टाइम पता है कब हुई थी? 2000 में, जब .com बबल आया था, उस टाइम ऑलमोस्ट 49% S&P क्रैश कर गया था। उससे जस्ट पहले कब हुआ था ये? ग्रेट डिप्रेशन 1929।
उस टाइम भी ऐसी वैल्यूएशन थी और मार्केट 7-17% क्रैश कर गई थी उसके बाद। अब लेकिन पता है क्या है, आपको लग रहा होगा ये हर बार थोड़ी है, इस बार थोड़ा सा अलग है। इस बार हमारे पास AI है, इस बार हमारे पास मैग्निफिसेंट 7 है, हमारी अर्निंग्स ग्रोथ बहुत शानदार होने वाली है वगैरह वगैरह। ऑनेस्टली बताऊं, हर बार बबल से पहले या क्रैश से पहले लोगों को लगता है कि ये वक्त अलग है। एग्जाम्पल से बताता हूं, 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो लोगों को लगा था ये वक्त अलग है, हमारे पास ऑटोमोबाइल्स हैं, ये इस टाइम पूरा सब कुछ बदल देगी आने वाले टाइम को। जब 2000 में बबल बर्स्ट हुआ था, लोगों को लगा था इस बार डिप्रेशन की तरह नहीं है, ग्रेट डिप्रेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इस बार, हमारे पास तो इंटरनेट है। 2000 में ही आया था इंटरनेट, लोगों को लगा था कि इंटरनेट आ गया है अब तो सब कुछ बदल जाएगा, कोई बबल नहीं होने वाला है। गलत थे, क्रैश हुआ था। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, लोगों को लगता था कि जो रियल एस्टेट के प्राइसेस हैं अब ये नीचे जा ही नहीं सकते, अब तो ये ऊपर ही जाएंगे। तीनों बार लोग गलत थे, तीनों बार। हर बार मार्केट इतनी एक्सट्रीम लेवल पे क्रैश करी थी कि लोग समझ नहीं पाए थे क्या करें, और जिन लोगों ने अपने आप को ओवर एक्सपोज कर दिया था स्टॉक मार्केट में, वो पूरे वाइप आउट हो गए थे मार्केट से। अच्छा रुको, एक तीसरा साइन भी है जो ये बताता है कि शायद कब क्रैश आने वाला है, और अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। जब S&P गिरता है ना तो निफ्टी और ज्यादा बुरी तरीके से गिरता है। सिर्फ अगर जनवरी की बात करूं 2026 की, तो अभी सिर्फ 4 से 5% निफ्टी क्रैश कर चुका है, सिर्फ इस वजह से। आप ये आर्टिकल देखो, यूएस इंडिया की ट्रेड टेंशंस, क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया कि 500% ट्रेड टैरिफ लगा देंगे, सिर्फ उस न्यूज से ही निफ्टी क्रैश करना शुरू कर देता है। तो जब रियलिटी में S&P क्रैश करता है ना, तो निफ्टी और बुरी तरीके से क्रैश करता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको, जो सारे लोग मिस कर देते हैं। जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो जनरली अगर आप सिर्फ इस महीने की बात करूं जैन में, तो ऑलमोस्ट 2.5-3 हज़ार करोड़ का वो बेच के निकल भी चुके हैं। अब जब भी ऐसा होता है कि S&P क्रैश करता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जब उनको अपने लॉसेस कवर करने होते हैं, तो वो सब कुछ बेच के जाते हैं इमर्जिंग मार्केट्स में से, इंडिया जैसी मार्केट्स में से सब कुछ बेच के निकल जाते हैं। इससे एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होता है। तो अगर S&P क्रैश हुआ, वहां के इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ, वो कवर करने के लिए इंडिया की मार्केट जैसी मार्केट से सब कुछ बेचते हैं, और जब यहां से इतने एक्सट्रीम लेवल की सेलिंग होती है तो यहां पे और बड़ा क्रैश आता है। और एग्जैक्टली ऐसा ही शायद आप देख सकते हो 2026 में या 27 में, मोस्ट प्रोबेबली 2026 में आप शायद देख सकते हो। तो बेसिकली हमारे पास अब 3 चीजें हैं। बफेट इंडिकेटर 223% पे, ये लिटरली पिछले 60 साल में हाईएस्ट है। दूसरा शिलर केप एट 39.8, ये वो लेवल है जो .com बबल से पहले हुआ था, उसके बाद जब मार्केट क्रैश कर गई थी। और तीसरा, फेडरल रिजर्व खुद एक्सप्लिसिटली कमेंट कर रहे हैं कि भाई संभाल के जरा मार्केट में इन्वेस्ट करना। 3 वार्निंग साइंस हैं, तीनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं कि मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। अब सब लोग ये देख रहे हैं। इससे आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जिसका आप जवाब जानना चाहते होंगे, और वो सवाल क्या है? एग्जैक्टली कब मार्केट क्रैश करने वाली है। अब आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताऊं, मैं तो क्या, कोई बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी आपको ये जवाब दे नहीं पाएगा, और जो आपको जवाब दे रहा है वो एकदम झूठ बोल रहा है। बिकॉज किसी को भी ये नहीं पता होता कि मार्केट एग्जैक्टली कब क्रैश करने वाली है। लेकिन हिस्ट्री हमें काफी सारे हिंट्स देती है और बताती है हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। आपको छोटी सी रिसर्च बताता हूं। क्रेसमेंट रिसर्च ने एक छोटी सी रिसर्च करी थी, जिसमें उन्होंने ये पता करा कि जब 20 साल के रिटर्न्स, रोलिंग रिटर्न्स उन्होंने निकाले, तो स्टॉक मार्केट ने आज तक, अगर आप 20 साल के रोलिंग रिटर्न्स देखोगे, तो नेगेटिव रिटर्न कभी भी नहीं दिया। ये हो गई पहली बात। दूसरा, अगर आप bespoke इन्वेस्टमेंट ग्रुप की बात करोगे, उन्होंने डेटा एनालाइज किया जनवरी 2026 में, और डेटा क्या था? जो एवरेज बेयर मार्केट होती है वो लास्ट करती है 286 डेज, मतलब अराउंड 9.5 महीने। पर आपको पता है एवरेज बुल मार्केट वो कितनी लास्ट करती है? अप्रॉक्सीमेटली 1011 दिन, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल। ये 3.5 टाइम्स है बेयर मार्केट से। मतलब बेयर मार्केट अगर कुछ लास्ट करती है, उससे 3.5 गुना ज्यादा लास्ट करती है बुल मार्केट। अब इसका मतलब आपके लिए क्या है और आपके पोर्टफोलियो क्या है, आपको ये बता दूं। अगर आप पैनिक करके सब कुछ अभी सेल कर देते हो, तो क्रैश से पहले जो कई महीने और मे बी कई साल का जो रिटर्न है वो सारा आप मिस कर दोगे। लेकिन अगर आप फुल्ली इन्वेस्टेड रहते हो और क्रैश आ जाता है कब, कुछ भी महीनों या सालों के बाद, तो मे बी आप 25, 30, 40% लूज कर दो अपना पोर्टफोलियो। अब यहां पे जो लोग होते हैं वो आपको क्या एडवाइस देते हैं? जनरली बहुत सारे फाइनेंस यूट्यूबर्स या दुनिया भर के लोग आपको एडवाइस देंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, पोर्टफोलियो देखना ही छोड़ दो, वो बेस्ट है, SIP करना शुरू कर दो लॉन्ग टर्म के लिए, बस कुछ मत देखो। ये फालतू की लेजी एडवाइस है। मैं बताता हूं आपको मैं क्या कर रहा हूं एग्जैक्टली। अगर आपको लॉजिकल लगे तो आप भी सेम चीज फॉलो कर सकते हो। पहली चीज, मैं सब कुछ नहीं बेच रहा हूं, मैं लिटरली ज्यादा कुछ नहीं बेच रहा हूं, मैं बस अपने आप को रीपोजिशनिंग कर रहा हूं। रीपोजिशनिंग का मतलब क्या होता है? मैं लास्ट ईयर बहुत ज्यादा बात कर रहा था US मार्केट के बारे में और चाइना मार्केट के बारे में, दुनिया भर के और मार्केट्स के बारे में।
लेकिन इस टाइम इंपॉर्टेंट ये है, जब चीज़ें इतनी ओवर वैल्यूड होती हैं तो आप स्विच कर जाओ जो ग्रोथ एसेट्स हैं उनसे ज़्यादा वैल्यू ओरिएंटेड एसेट्स में। बताता हूँ इसके बारे में और, पर पहली चीज़ वैल्यू ओरिएंटेड एसेट्स में स्विच कर जाओ। दूसरा, जब भी मार्केट क्रैश करती है तो अच्छा परफॉर्म करते हैं डिफेंसिव सेक्टर्स, तो आपको स्विच कर जाना चाहिए डिफेंसिव सेक्टर्स में, वो आपको बेटर रिटर्न दे देते हैं। और तीसरा, ऑल्टरनेटिव एसेट्स जैसे कि गोल्ड सिल्वर, अभी मैं स्पेसिफिकली बताता हूँ, उसमें आ जाओ। अगर आप ये 3 चीज़ें फॉलो कर लेते हो तो आप बेसिकली ये अचीव कर रहे हो कि जब मार्केट क्रैश आएगा उससे पहले आप प्रिपेयर्ड होगे, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड तो रहोगे, लेकिन जब वो डाउन टर्न आएगा तो पोर्टफोलियो आपका उतना ब्लीड नहीं करेगा। और होगा जब 40% गिरेगा ना, आपका मे बी 5, 6, 8% गिर जाए। पर अब मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूं कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूं 2026 में और क्या खरीद रहा हूं। पहला, अगर आप बिगिनर इन्वेस्टर हो और आपका छोटा सा पोर्टफोलियो है 5 से 10 लाख का और आप मेजरली इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो देखो सबसे पहली चीज है आपको पैनिक नहीं करना है और सब कुछ बेच के नहीं भागना है। वार्निंग साइंस जो है वो रियल है, पर स्ट्रैटेजी सुन के जाना। पर उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं YouTube पे अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करता हूं, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपका कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है तो उससे जरूर बात कर लेना, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। अब अगर मेरे पैसे होते, मेरा छोटा सा पोर्टफोलियो था, मैं क्या करता ये बताता हूं आपको। पहली चीज, अगर मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता होता लेट्स से निफ्टी में, स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में, तो मैं उसको थोड़ा सा रीपोजिशन करता। जब भी ऐसे मोमेंट आते हैं मार्केट में जब बहुत ओवर वैल्यूड होती है तो क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा शाइन करता है। इसका मतलब निफ्टी 50 मिड कैप स्मॉल कैप से बेटर क्या हो सकता है? बेटर हो सकता है निफ्टी 100 क्वालिटी 30। ये इंडेक्स आप सर्च कर लेना, इस पे आपको ETF भी मिल जाएंगे, फंड भी मिल जाएंगे। ये हो गई पहली चीज। यहां मैं अपने 40-50% जो पैसे नए कमा रहा हूं वो इस इंडेक्स में डालना शुरू कर दूंगा। दूसरा, ऑल्टरनेटिव एसेट। अगर आप इस टाइम पे लेट्स से जो पैसे नए कमा रहे हो वो गोल्ड में ज्यादा जाने चाहिए, क्योंकि ये अमेजिंग टाइम है जब मार्केट इतनी ओवर वैल्यूड है और आप जियोपॉलिटिकल रिस्क्स भी हैं और दुनिया भर की और प्रॉब्लम्स हैं, तो गोल्ड इस टाइम पे शाइन करता है। तो जो आपके रिमेनिंग 40-50% पैसे हैं वो जाने चाहिए गोल्ड में। और अगर वो आप ये बाकी पैसे गोल्ड में डाल रहे हो, थोड़े क्वालिटी इंडेक्स में डाल रहे हो, यू आर सेट। मोस्ट प्रोबेबली अगर क्रैश आता भी है तो आपके ऊपर बहुत बहुत लिमिटेड डाउनसाइड है और आप अच्छा खासा सर्वाइव कर लोगे उस क्रैश को, इनफैक्ट प्रॉफिट से ही शायद निकल जाओगे। अब अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल इन्वेस्टर हो और आपका पोर्टफोलियो भी 10 लाख से 50 लाख के बीच में है और आप मेजरली इन्वेस्ट सिर्फ इंडिया में नहीं करते हो, आप इंडिया के बाहर भी जैसे इंडिया, US, चाइना सब जगहों पे इन्वेस्ट करते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, अपने पोर्टफोलियो को ऑडिट करो कंसंट्रेशन रिस्क को लेके। कितने पैसे US में है, कितने पैसे इंडिया में है, कितने पैसे चाइना में है, कितने स्मॉल कैप में है, कितने मिड कैप में है, कितने लार्ज कैप में है और कितने प्रेशियस मेटल्स में है। मैं कुछ इसको इजी नहीं कर सकता, करना पड़ेगा आपको। वो पहला काम सब आप ये कर लेते हो। दूसरा, जैसे कि मैंने पहले बताया बिगनर्स के लिए भी और आपके लिए भी सेम है, वो ये है कि अगर आपके बहुत ज्यादा पैसे निफ्टी या स्मॉल कैप या मिड कैप में जाते हैं वो आपको थोड़े कम कर देने चाहिए। स्मॉल कैप्स बहुत ओवर वैल्यूड है, 2026 में मैं बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, शायद आपको भी नहीं करना चाहिए। मिड कैप काफी ओवर वैल्यूड है, 2026 में इन्वेस्ट करने के लिए कोई सेंसिबल नहीं है, इसको भी नहीं करना चाहिए। तो पहले क्या हो गया? क्वालिटी इंडेक्स, निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स, वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा, US में मैं बहुत बुलिश था लास्ट ईयर, इस साल बिल्कुल भी नहीं हूं। तो अगर आप बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए थे आपने US में, उसको बेच के भागने की जरूरत नहीं, पर जो नए पैसे कमा रहे हो वो कुछ भी US में नहीं जाने चाहिए। तो अगर आपकी SIPs जा रही हैं US के इंडेक्सेस में या ETFs में, वो हटा के वापस ले आओ। बताता हूं कहां पे, पर US वाले को किल कर देना चाहिए, उसमें और ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा, डिफेंसिव स्टॉक्स। इंडिया का डिफेंस का बजट लगातार बढ़ता जा रहा है। जब भी ऐसे क्रैशेस आते हैं और जियोपॉलिटिकल रिस्क होते हैं तो डिफेंसिव स्टॉक्स बेटर परफॉर्म करते हैं, तो आप कंसिडर कर सकते हो डिफेंस में थोड़ा और पैसे डालना। और चौथा आपके लिए हो सकता है फाइनेंशियल और बैंकिंग। जब भी ऐसे क्रैशेस आते हैं तो सबसे पहले रिकवरी होती है फाइनेंशियल की और बैंकिंग वाले स्टॉक्स की, तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो। फाइनेंस या फाइनेंशियल्स वाले या बैंकिंग के जो ETFs हैं वो डायरेक्टली बाय कर सकते हो स्टॉक्स की जगह, उससे आपका पोर्टफोलियो बेटर पोजीशन हो जाएगा। गोल्ड आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी ऐसे क्रैशेस आते हैं गोल्ड ही आपके पोर्टफोलियो को बचाता है, एक अच्छा हेज है। तो आप गोल्ड अगेन 30-40% गोल्ड में जाने चाहिए पैसे। अब अगर आप एडवांस्ड इन्वेस्टर हो और आपका पोर्टफोलियो 50 लाख से 5 करोड़ के बीच में है, तो कुछ 3-4 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। पहला, क्योंकि आप एक एडवांस्ड इन्वेस्टर हो और आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश करोगे, ज्यादा पैसा एक साथ डिप्लॉय करते होगे, सिर्फ SIP पर रिलाई नहीं करते हो, तो पहले 12 से 18 महीने का इमरजेंसी मनी अलग कर दो, उसे अलग डाल के छोड़ दो अपने अकाउंट में। वो काम आएगा जब कुछ भी चीजें हिल जाएंगी या मार्केट एकदम से क्रैश करता है। दूसरा, अगर आप US में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते थे और इस चैनल को फॉलो करते थे, मैं लास्ट ईयर बहुत बुलिश था US पे, उससे लास्ट ईयर भी था बहुत ज्यादा बुलिश, अब नहीं हूं। और मेरे हिसाब से US में जो आपका नए पैसे हैं वो US में नहीं जाने चाहिए, मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है।
पर तब भी अगर आप यूएस के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश हो तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक जाना पड़ेगा, आप ब्रॉड मार्केट्स नहीं बाय कर सकते। आप ब्रॉड ईटीएफ जैसे नैस्डैक का ईटीएफ, फैंग का पूरा ईटीएफ, ये सब बाय नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव है। तो आपको पिकी होना पड़ेगा, स्टॉक्स इंडिविजुअली पिक करने पड़ेंगे सही वैल्यूएशंस पे। ये हो गया दूसरा। तीसरा, आप और मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके लिए आपको एक अकाउंट चाहिए इंटरनेशनल ब्रोकर का। मैं यूज़ करता हूँ इंटरैक्टिव ब्रोकर्स, या वेस्टेड भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी ऐप्स हैं ऐसी जो आप अपने मन में जो अच्छी लगे वो यूज़ कर लो, पर आप ऐसे इंटरनेशनल ब्रोकर्स में अकाउंट खोल सकते हो, और अगर ऑलरेडी है तो उसको यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा अट्रैक्टिव मार्केट्स मेरे हिसाब से 2026 में यूरोपियन मार्केट्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। इसमें स्पेसिफिकली बताऊँ तो जर्मनी बहुत अट्रैक्टिव है, और दूसरा एशियन में जापान मार्केट भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आप इनमें कंसिडर कर सकते हो इन्वेस्ट करना। और फाइनली चौथा पॉइंट वो ये कि आपके लिए भी पोर्टफोलियो में गोल्ड जरूर होना चाहिए। गोल्ड अमेजिंग एसेट है, ग्रोथ भी दे रहा है इस टाइम, और हेज भी कर देगा आपको अगर कुछ भी डाउन टर्न आता है। तो अगेन आपका भी 30-40% गोल्ड में जाना चाहिए। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ अगर आप इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाओगे तो जब क्रैश आएगा भी आपके पोर्टफोलियो पे बहुत ज्यादा कम इंपैक्ट होने वाला है। अब मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूं अपने पोर्टफोलियो के साथ 2026 में। सबसे पहली चीज, मेरा पोर्टफोलियो एलोकेशन 80% इक्विटी, 20% प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड सिल्वर वगैरह रहता है जनरली हमेशा। 2026 से मैंने इसको चेंज कर दिया है 60% इक्विटी और 40% गोल्ड सिल्वर एंड प्रेशियस मेटल्स। ये हो गई पहली चीज। मैं सिर्फ 60% इक्विटी पे हूं बिकॉज मुझे लग रहा है कि होपफुली कुछ टाइम के बाद क्रैश आ सकता है। ये हो गई पहली बात। दूसरा, अब जो इक्विटी है 60%, उसकी अगर मैं बात करूं तो मेरा बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड था यूएस मार्केट में। मैंने वहां पे 30-40% पोजीशन कट कर दी है अपनी, और नया पैसा तो बिल्कुल भी नहीं डाल रहा यूएस में, और वो पोजीशन भी कट करने के बाद मैं वो पैसा मूव कर रहा हूं जर्मनी में और जापान में। इनके लिए मैं इंटरैक्टिव ब्रोकर्स यूज करता हूं। कोई उनकी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है तो मेरे पास कोई लिंक नहीं है, आप चेक कर लेना गूगल पे, पर आप वेस्टेड वगैरह कोई भी ऐप यूज कर सकते हो। उसको यूज करके पैसा मैं मूव कर रहा हूं जर्मनी और एशिया जापानीज मार्केट में, बिकॉज मुझे लगता है 2026 में ये मुझे बहुत बेटर रिटर्न्स दे सकती हैं। तीसरा, चाइना की पोजीशंस मेरी सेम इंटैक्ट हैं। जितने पैसे मेरे चाइना में इन्वेस्टेड थे वो सारे के सारे मैं वैसे ही रख रहा हूं, और उनको मैं बिल्कुल टच नहीं कर रहा हूं बिकॉज अभी भी मैं काफी बुलिश हूं चाइना पे। और चौथा, जीरो मिड कैप्स, जीरो स्मॉल कैप्स। मैं बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ना ही स्मॉल कैप में, ना ही मिड कैप में, ना ही निफ्टी में। थोड़े बहुत जो मैं कर रहा हूं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में कर रहा हूं, और थोड़े बहुत जो मैं कर रहा हूं वो क्वालिटी इंडेक्स पे कर रहा हूं, जो मैंने आपको पहले बताया, निफ्टी 100 क्वालिटी 30 जो इंडेक्स है। इन सबको यूज करके मैं अपना पोर्टफोलियो चेंज कर रहा हूं। गोल्ड के लिए मैं काफी ज्यादा बुलिश हूं, सिल्वर में इतना अब नहीं हूं, तो गोल्ड में काफी ज्यादा पैसे में इन्वेस्ट कर रहा हूं अभी भी, पर सिल्वर में नहीं कर रहा हूं। और इस तरीके से मैं अपने पोर्टफोलियो को रीपोजिशन कर रहा हूं मैक्सिमम रिटर्न्स के लिए 2026 में। एट द सेम टाइम रिस्क भी उसका कम करने की कोशिश कर रहा हूं। अब ऐसा हो सकता है 2026 में क्रैश आए ना, तो आप बोलोगे क्या क्या कर रहा है ये, क्रैश ही नहीं आया। मे बी 2027 में भी ना आए, लेकिन जब 3 ऐसे बड़े बड़े वार्निंग साइंस, बफेट इंडिकेटर, शिलर केप रेशो और फेड रिजर्व खुद से चिल्ला चिल्ला के बताएं कि मार्केट इतनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो उसको पूरा इग्नोर कर देगा। मेरे हिसाब से आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, करेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अगर मेरी कमेंट्री अच्छी लगी, पहली चीज़, मेरा एक क्लब है नो नॉनसेंस इन्वेस्टिंग क्लब, अभी लॉन्च नहीं किया है, पर नीचे एक लिंक है उसको भर दो, जैसे ही क्लब लॉन्च करूंगा आपको इनवाइट आ जाएगा। दूसरा, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक हाइप का बटन आ रहा होगा नीचे, प्लीज़ हाइप कर देना वीडियो को, इट विल हेल्प मी रीच वाइडर ऑडियंस। थैंक यू सो मच, मैं आपको अगले हफ्ते फिर से मिलूंगा, बाय बाय।